भारत के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। स्वागत है भारत के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत के स्वाभिमान, भारत के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम सब के बीच में है, ये हम सभी का सौभाग्य है। हम स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला और माननीय श्री बलराम यादव, माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, लॉर्ड लूम्बा, चेयरमैन लूम्बा फाउंडेशन एंड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन लंदन, लेडी लूम्बा, श्री लव वर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संस्कृति के शिखर शहर बनारस में अपने संस्कारों को हम कैसे भूल सकते हैं। हम माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत से निवेदन करते हैं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। अब हम लेडी लूम्बा से आग्रह करते हैं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत उन्हें शॉल भेंट करके करें। और लॉर्ड लूम्बा से अनुरोध है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को किताब भेंट करें। वाराणसी की पावन धरती पर राष्ट्र के स्वाभिमान, बनारस की संस्कृति और अस्मिता के रक्षक, विकास के पुरोधा माननीय प्रधानमंत्री जी आज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और विडोज को नई सौगात भेंट करेंगे। साथ ही वाराणसी, लखनऊ, नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस ट्रेन की भव्य शुरुआत भी करेंगे। आज सपने साकार ही नहीं होंगे बल्कि उन्हें नया आकार भी मिलेगा। अब हम माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय कलराज जी मिश्र साहब, आदरणीय मनोज जी सिन्हा साहब, आदरणीय यादव साहब, श्री और श्रीमती लूम्बा साहेब, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाताओं, बहनों, भाइयों, अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, आज इस दुनिया के सबसे बड़े उपकरण वितरण कैंप में आप सबका मेरे मंत्रालय की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कैंप दुनिया का सबसे बड़ा कैंप है हमारी जानकारी अनुसार। इससे बड़ा कैंप कभी कहीं आयोजित नहीं हुआ है। सुना था हमने कि ऑस्ट्रेलिया में उपकरण बांटने वाला एक बहुत बड़ा कैंप आयोजित हुआ था। वहाँ की संख्या सुनने वाली मशीन लगाने की 500 थी, पर हमारे यहाँ इस कैंप में 9,296 लाभार्थियों को 15,943 उपकरण बांटे जा रहे हैं, जिनकी कीमत 7,60,00,000 रुपए है। अभी तक हमने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 3.5 लाख लोगों को इस प्रकार के उपकरण बांटे हैं। और अगर हम कैंप की संख्या की बात करें तो अभी तक हमने 1836 कैंप आयोजित किए हैं। उसमें ये सबसे बड़ा कैंप है। इसके पहले नागपुर, नासिक,
और रायसेन जिले में बड़े बड़े कैंप आयोजित हुए थे। अभी तक हमने जो उपकरण बांटे हैं उसकी लागत 218 करोड़ से अधिक की रही है। हम आवश्यकमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण देने की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप और विदेश जाकर के पढ़ने वाले छात्रों को भी सुविधा देते हैं। चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से उनको ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। कौशल प्रशिक्षण हमारे विभाग का जो वित्त विकास निगम है उसके माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। स्वावलंबन की दृष्टि से वित्त विकास निगम की ओर से हम 4 और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। स्वावलंबन बनाने के दृष्टि से सर्वांगीण विकास हो इन वर्गों का, इसलिए हमने सुगम्य भारत योजना भी प्रारंभ की है। आवागमन की दृष्टि से सुगमता रहे। अभी हमने 50 बड़े शहर देश के चयन किए हैं और प्रत्येक उस बड़े शहर में 100 भवन जो बहु मंजिले हैं और बहुउद्देशीय है, जहां आवागमन अत्यधिक होता है, वहां हमने ये प्रथम चरण में कार्य योजना प्रारंभ की है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हम सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ये मानते हैं कि इन वर्गों में भी प्रतिभाएं हैं और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुअवसर मिलना चाहिए। हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी उपलब्ध कराते हैं। आपको इस अवसर पर एक जानकारी देना चाहूँगा, एशियाई पैरालंपिक्स गेम हुए थे, उसमें भी भारत की टीम गई थी। विश्व स्तरीय एथलीट्स हुए थे, उसमें भी भारत की टीम गई थी। और विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता साउथ अफ्रीका में हुई थी पिछले साल, भारत की टीम वहां गई थी और विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता का गोल्ड कप जीत करके भारत की टीम ने नाम गौरवान्वित किया था। हम सभी जिला मुख्यालय पर और भारत के 5 प्रमुख सेक्टर बना करके नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की जो योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं से हमने हमारे विभाग को जोड़ने का काम किया है। अभी आइडेंटिटी कार्ड बनाने में बहुत कठिनाई आती है। अगर आइडेंटिटी कार्ड बनता भी है तो एक जिले का दूसरे जिले में नहीं चलता है, मान्य नहीं होता है, और अगर जिले में मान्य होगा तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में वो मान्य नहीं होता है। हमने निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम करेंगे और ये प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में हमने एक निर्णय और लिया है। हम इन वर्गों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। केरल की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई है। अगले शिक्षण सत्र से हम इन वर्गों के लिए विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बनाने का काम करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमको विभाग में नई नई योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए जो निर्देशित किया, मार्गदर्शन किया, उसके अनुरूप मेरे विभाग ने तेज गति से कार्य योजनाएं बनाकर उस पर अमल करने का काम प्रारंभ किया है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे विभाग को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जीवंत बनाया है, चैतन्य बनाया है, और ये जो कैंप आप देख रहे हैं ये उसका उदाहरण है। इस प्रकार के कैंप के पीछे हमारी सोच ये है कि पारदर्शिता बनी रहे, योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचे और हम किस क्वालिटी की सामग्री आवश्यकमंद लोगों को दे रहे हैं ये सब आप देखें। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इस परिदृश्य को देख रहे हैं, वो सामग्री भी देखें और इस योजना के बारे में आपके और कोई सुझाव हो तो मेरे पास भेजेंगे, मेरे मंत्रालय में भेजेंगे। हम ससम्मान उस पर विचार करके हमारे विभाग की योजनाओं में और सुधार करने की दिशा में कारगर कदम उठाएंगे।
आप सबका फिर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं। मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री थावरचंद गहलोत। हम लूम्बा फाउंडेशन के आभारी हैं कि वाराणसी की 5000 विडोज को सिलाई का प्रशिक्षण देने की उनकी योजना है, जिसमें से 1000 विडोज को प्रशिक्षण दिया भी जा चुका है। अब हम लॉर्ड लूम्बा, चेयरमैन लूम्बा फाउंडेशन और मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन लंदन, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपने विचार संक्षिप्त में रखें। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, डायस पर बैठे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, लूम्बा फाउंडेशन के देश और विदेश से आए हुए ट्रस्टीज और सपोर्टर्स, सज्जनों, देवियों, मेरा आप सबको प्रणाम। मैंने पहले कभी हिंदी में स्पीच नहीं दी, आज पहली बार है। ये मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और विधवा और बनारस के, वाराणसी के लोग जो हिंदी बोलते हैं, ताकि वो मेरी स्पीच को समझ सकें। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, जिन्होंने आज लूम्बा फाउंडेशन के वाराणसी के प्रोजेक्ट विडोज़ के लिए 5000 विडोज़ के लिए जिनको सिलाई की मशीन और ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। ये हमारे लिए बहुत मान की बात है। पिछले 18 साल में लूम्बा फाउंडेशन ने विधवाओं को 10,000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन दी है। इसके अलावा पिछले 3 साल में हमने लगभग 15,000 विधवाओं को पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पौंडीचेरी और आज इधर वाराणसी में सिलाई की मशीनों का प्रोजेक्ट किया है। इन सब विधवाओं को पहले हम 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और बाद में जब ये ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो फुट ऑपरेटेड सोइंग मशीन देते हैं, ताकि ये अपना काम चला सकें या नौकरी कर सकें और अपने बच्चों को पैसा कमा के पढ़ा सकें और अपनी फैमिली को ये सपोर्ट कर सकें। विधवाओं के हित के काम करने की इंस्पिरेशन मुझे अपनी माताजी श्रीमती पुष्पावती लूम्बा जी से मिली, जिन्होंने मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद कई मुश्किलों के बावजूद हम 7 बच्चों को पढ़ाया और आज उसी पढ़ाई की वजह से हम सब अपनी अपनी जगह पे कामयाब हैं। प्रधानमंत्री जी, भारत में 4 करोड़ 60 लाख विधवा हैं और उनके 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं। इतनी बड़ी संख्या में के सामने हमारा योगदान समुद्र में बूंद के समान है। ये विधवाएं खामोशी में अपना दर्द सह रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह आप ने कई योजनाएं बनाई हैं यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, और अभी अभी हमने मंत्री जी से सुना है कि कितनी ही योजनाएं हैं, और ऐसे ही मैं चाहूँगा
कि आप विधवाओं के लिए भी एक योजना बनाएं जो कि एक्सक्लूसिव हो, नेशनल कमीशन फॉर विडोज। इन पुअर माताओं बहनों को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, और जो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं सितंबर में, और जिसमें आपने भी दस्तखत किए हैं, वो गोल्स पूरे नहीं होंगे जितनी देर आप विडोज़ का भी कुछ ख्याल करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद लॉर्ड लूम्बा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमें आसमान की बुलंदियों को छूते हुए लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाना है। आज का ये दिन इसी बदलाव का एक नया द्वार है। वाराणसी शहर माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में अब ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वाराणसी की 5 विडोज को सांकेतिक तौर पर सिलाई मशीन भेंट करें। ये कौशल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की एक बुलंद शुरुआत है। निशा देवी, श्रीमती पूनम देवी, श्रीमती शीला देवी, श्रीमती कलावती देवी, श्रीमती रीना राय, इन्हें सिलाई मशीन दी जा रही है सांकेतिक तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एडिप स्कीम की तहत अब वे बच्चे जिन्हें कॉक्लियर इम्प्लांट हो चुके हैं, जिन्हें अब सुनाई देने लगा है, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है। देश के ये नन्हे नन्हे फूल माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद के तौर पर फूल भेंट करना चाहते हैं। अशोक रणशूर, ये हैं मुंबई से। सारा शेख मुंबई से। प्रवीण कुमार, ये हैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से। और विद्याश्री, ये हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। और रीमा मजूमदार कोलकाता से। ये सब अपनी माँ और परिजनों के साथ आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद के तौर पर फूल भेंट कर रहे हैं। अब इन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है, बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह से वो जवाब भी दे रहे हैं बच्चे। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के भविष्य, ये नन्हे नन्हे बच्चे जो अब सुनने लगे हैं और बोलने भी लगे हैं, बातचीत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, फूल दे रहे हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट, फूल सी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि कृपया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सहायक उपकरण भेंट करें ताकि उनकी आकांक्षाओं को एक नई ऊर्जा मिल सके। लैपटॉप मिल रहा है राहुल सोनकर को। ये मेंटल इम्पेयरमेंट उनके लिए है ये लैपटॉप, ताकि इस सॉफ्टवेयर से उन्हें मदद मिल सके। ये सॉफ्टवेयर इनकी मदद कर सकेगा राहुल सोनकर की, और ज़िंदगी में उनकी जो उड़ान है, आकांक्षाओं की उड़ान, उसको एक नई परवाज़ मिल सकेगी। राहुल सोनकर। बहुत बहुत बधाई राहुल को। और अब दिव्या पांडे, टैबलेट इन्हें मिल रही है, दृष्टि बाधितों के लिए उपयोगी, ध्वनि के साथ उपलब्ध। ये दृष्टि बाधितों के लिए उपयोगी है, ध्वनि के साथ उपलब्ध है, ताकि सुनकर उनकी चीज़ों को रिएक्ट किया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। ज़िंदगी में सुगम्य भारत की जो भव्य शुरुआत हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो डिजिटल इंडिया भी इन सभी के लिए है, ताकि डिजिटली जो भी सुविधाएं हैं वो इन्हें भी हासिल हो सके।
और ये है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये मिलता है रिमझिम को। किट के अभिनव यंत्रों से लाभार्थी की प्रतिक्रियात्मक क्षमता में वृद्धि होती है, दैनिक कार्यों में अलर्टनेस हासिल होती है, कौशल में भी वृद्धि होती है। TLM किट इन्हें हासिल हो रहा है, जो इनके लिए मददगार साबित होगा। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब ज्योति को हासिल होता है ब्रेल किट। ये ब्रेल लिपि की प्रवीणता के लिए विद्यार्थी और शिक्षक के लिए ये किट बहुत ही उपयोगी है। ब्रेल को पढ़कर अपनी अभिलाषाओं आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगी। और अब मिलता है स्मार्टफोन विद मैग्नीफायर शेरू सिंह को। इंटरनेट का उपयोग करने वाले दृष्टिबाधितों के लिए ये बहुत उपयोगी है। 4 इंच का डिस्प्ले है इसमें और पटल पर आने वाले आइकॉन की ध्वनि नियंत्रित भी की जा सकती है। स्मार्टफोन मिलता है शेरू को। अब जिंदगी में और भी स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे वो। और मिस पूनम को मिलता है हियरिंग एड। माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे वार्तालाप करते हुए और बाकायदा जवाब दे रहे हैं ये सभी। हियरिंग एड उन्हें प्रदान किया, पहनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्मार्ट केन दी जा रही है मनदीप शर्मा को। ये 3 मीटर तक बाधा को भांप सकती है। ये केन घुटनों से सर तक बाधाओं को भांप सकती है। एक बार चार्ज करने से 8 घंटे तक चल सकती है। समझा रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कि कैसे इसे काम में लाया जा सकता है। अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जानते हैं ये। स्मार्ट केन। और उसके बाद डेजी प्लेयर, हलचल कुमार को मिलता है डेजी प्लेयर। लिखित से ध्वनि में परिवर्तित सॉफ्टवेयर के साथ, ईयरफोन की सुविधा के साथ और USB द्वारा डाटा ट्रांसफर भी हो सकता है। यानी अब डिजिटल इंडिया का उपयोग सुनकर किया जा सकता है डेजी प्लेयर के द्वारा। सुगम्य भारत की एक भव्य शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब मोटराइज्ड ट्राइसिकल हासिल होती है सुनील कुमार गुप्ता को। एक बार चार्ज से 50 किलोमीटर तक चलेगी। ध्वनि रहित है, बॉक्स में रखने की चीजें भी उसकी सुविधा है ताकि स्व व्यवसाय किया जा सके। मोटराइज्ड ट्राइसिकल, पीछे बॉक्स है, उसमें स्व व्यवसाय किया जा सकता है। व्हील चेयर रफ टेरेन, ये मोटिवेशन यूके के द्वारा बनाई गई है। लुकैया बीवी को दी जा रही है ये। और हम आपको बता दें कि मेक इन इंडिया के तहत अब ये हमारे देश में भी बनेगी। लुकैया बीवी को दी जा रही है रफ टेरेन व्हील चेयर। अब इंडिया में बनेगी, हमारे देश में भी उपलब्ध होगी और बाहर भी भिजवाई जाएगी। बहुत बहुत बधाई। और अब रफ राइडर व्हील चेयर, जो कि वर्ल्डविन
यूएस के द्वारा बनाई गई है। ये मिलता है रेखा पॉल को और ये मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाई जाएगी ये भी चेयर, और अब देश में भी उपलब्ध होगी, बाहर भी भिजवाई जाएगी। रेखा पॉल को ये मिलती है रफ राइडर। और अब ATL किट शकुंतला, श्रीमती शकुंतला को मिल रहा है। ये लिप्रेसी क्योर्ड विमेन है। रोजमर्रा में मदद करने वाली चीजें हैं इस किट में, जैसे कि साबुन पकड़, नाखून काटने की मशीन, रेडियो, टॉर्च, नलका। और अब स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कंचन ओझा को। स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ये। और अब नेशनल ट्रस्ट की निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हासिल होता है अदिति मिश्रा को। अब जिंदगी होगी सरल और सुगम्य, उसमें आएगी गति भी और प्रगति भी। अदिति मिश्रा माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद पाती हुई और अब राष्ट्र की विकास गति को एक और एक्सीलेटर मिलने जा रहा है। सुविधा और आधुनिकता का बेजोड़ उदाहरण महामना एक्सप्रेस ट्रेन, जो अब दौड़ेगी वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली के बीच। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया महामना एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा फ्लैग ऑफ करके करें। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी से अनुरोध है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को झंडी प्रदान करें। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, फ्लैग ऑफ किया गया। वहां ट्रेन में देखिए, वहां पर भी हरी झंडी दिखा रहे हैं। और अब ये ट्रेन बस शुरू होने की कगार पे 22-418, 22-417 ये चल पड़ी हमारी ट्रेन महामना एक्सप्रेस, जो कि चलेगी वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली के बीच। इस ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात कि ये भारत में ही निर्मित है, अपनी तरह की अनोखी ट्रेन है। संरक्षा और सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है इसमें। मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की व्यवस्था है। अत्याधुनिक सजी धजी ट्रेन आगे बढ़ चली है। सप्ताह में 3 दिन चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य और छत्र छाया में वाराणसी की पावन धरा अब और भी इतराती है। सबका साथ, सबका विकास, सबको समान अवसर की सौगात भारत को देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत एक रहे, नेक रहे। और आज सचमुच नेक भारत की राह पर आपने एक और मील का पत्थर स्थापित किया है माननीय, जिससे कई उड़ानों को नए नए पंख और संकल्पों को नई नई उमंगें मिली हैं। भारत की नई तकदीर गढ़ने वाले, भारत की नई तस्वीर बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको ओज और उजास वाणी में संबोधित करें। माननीय केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान कलराज मिश्र जी, इसी विभाग के मंत्री मेरे साथी श्रीमान थावरचंद जी, रेल मंत्री और इसी भूमि का संतान भाई मनोज सिन्हा जी, इसी विभाग के मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी, श्रीमान विजय सांपला जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान बलराम जी, भारत सरकार के सचिव
श्री लव वर्मा जी, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य और भारत में और दुनिया में विधवाओं के लिए लगातार काम कर रहे लॉर्ड लुम्बा जी, उनकी श्रीमती जी, और आज मुझे जिनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, ऐसी सभी दिव्यांग भाइयों और बहनों और उपस्थित काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं काशी में आया हूं, तब मैं विशेष रूप से दो महानुभावों का पुण्य स्मरण करना चाहूंगा। एक श्रीमान जायसवाल जी, दूसरे श्रीमान हरीश जी। इन दोनों महानुभावों ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की और अब हमारे बीच नहीं है। मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उनको आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। आज प्रातः सरकारी व्यवस्था से हमारे कुछ दिव्यांग लाभार्थी इस समारोह में आ रहे थे, उनकी बस पलट गई। कुछ लोगों को ईजा हुई। दिल्ली से मैं निकला, उसी समय मुझे पता चला और हमारे मंत्री महोदय तुरंत वहां पहुंचे, सरकार के अधिकारी पहुंचे। बहुत लोगों को तो बहुत मामूली चोट थी, कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए अस्पताल में व्यवस्था दे रहेगी, लेकिन ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। और मैं इन सभी बच्चों का जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर लुम्बा जी और उनकी श्रीमती जी हैं। वे देश के भिन्न भिन्न भागों में और विदेशों में भी विधवाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं। कुछ समय पहले मुझे मिले थे, तब चर्चा हुई थी काशी में भी विधवाओं के लिए कुछ किया जाए, और तब से लेकर के उन्होंने काम शुरू किया है। उस काम को बल मिल रहा है। सम्मान के साथ हमारी ये माताएं बहनें जीवन गुजारा करें, उस दिशा में उनका जो प्रयास है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। दोनों पति पत्नी जी जान से इस काम में लगे रहते हैं और उनको आप किसी भी जगह पे मिलोगे, शादी में मिलो, पार्लियामेंट में मिलो। मैं अभी ब्रिटेन गया, पार्लियामेंट में सब लोगों से मिल रहा था, लेकिन हमारे लुम्बा जी आ गए और तुरंत विधवाओं की बात शुरू कर दी। तो मैंने लुम्बा जी को कहा, लुम्बा जी मुझे कुछ और तो काम करने दो। लेकिन उनके मन में ऐसा, अपनी माँ के पुण्य स्मरण में उन्होंने इस काम को हाथ में लिया है, बहुत मन योग से कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से मेरे काशी क्षेत्र की सेवा में वो हाथ बटा रहे हैं, इसलिए मैं काशी के प्रतिनिधि के रूप में भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
कुछ दिन पूर्व जापान के प्रधानमंत्री काशी की मुलाकात के लिए आए थे। अभी 2 दिन पूर्व जापान के प्रधानमंत्री जी का जापान के अंदर एक भाषण था। बुद्धिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत वो भाषण था, लेकिन मैंने इंटरनेट पर वो भाषण पढ़ा और मैंने देखा कि उस भाषण में उन्होंने काशी की अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है, मां गंगा का जो वर्णन किया है, आरती के उस समय उनके मन में जो मनोभाव उठे उसका जो वर्णन किया है, हर काशीवासी को, हर हिंदुस्तानी को उनके ये शब्द सुन करके गर्व महसूस होता है कि हमारा अपनापन कितना व्यापक और कितना विशाल है। मैं प्रधानमंत्री जापान के अबे का आभारी हूं कि उन्होंने जापान जाकर के भी अभी 2 दिन पहले इतने विस्तार से हमारे काशी के गुणगान किए, हमारी गंगा के गुणगान किए, गंगा आरती का स्मरण किया। मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अभी मैं थावरचंद जी को सुन रहा था। आप लोगों को याद होगा जब लोकसभा के चुनाव पूर्ण हुए और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों ने मुझे नेता के रूप में चुना, प्रधानमंत्री पद की जिम्मेवारी के लिए मुझे पसंद किया और उस दिन मेरा एक भाषण था। उस भाषण में मैंने कहा था कि ये जो सरकार है, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, जिन्हें जीवन में कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनके लिए ये सरकार कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगी। ये मैंने प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने से पहले घोषित किया था और आप लगातार देखते होंगे कि इस सरकार के सभी कार्यक्रमों के केंद्र में इस देश के गरीब को विकास का लाभ कैसे पहुंचे, गरीबों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में एक निरंतर प्रयास चल रहा है। आज ये जो काशी में कैंप लग रहा है, ये कोई पहला कैंप नहीं है, वरना कुछ लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है इसलिए यहां जरा 5 उंगलियां घी में है, इसलिए यहां कैंप लग रहा है। ऐसा नहीं है। इसके पहले ऐसे ही 1800 कैंप लग चुके हैं। लाखों लोगों को ये सुविधा पहुंचाई जा चुकी है और ये आखिरी कैंप भी नहीं है। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के ये हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को खोज करके उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनको कोई संसाधन मिल जाए तो उनका जीने का विश्वास बढ़ जाए, कुछ करने का विश्वास बढ़ जाए, कुछ सहजता हो जाए, सुविधा हो जाए। ये प्रयास आज
चला है, चलता रहेगा। सरकारें पहले भी थी, ये विभाग भी 1992 से चल रहा है। सरकार में ये विभाग 1992 में बना, बजट भी दिए गए, लेकिन मुझे बताया गया कि 92 से लेकर के 2014 तक बड़ी मुश्किल से 50, 55, 100 कैंप लगे थे। ये सरकार गरीबों के लिए दौड़ने वाली सरकार है, कुछ कर गुजरने वाली सरकार है कि एक साल के भीतर भीतर 1800 कैंप लगाए। 1800 20, 22, 25 साल में 100 कैंप भी नहीं लगे, एक साल में 1800 कैंप लगे। और पूरी सरकार खोजने के लिए जाती है लाभार्थियों को, जिनका हक है उन तक पहुंचने का प्रयास करती है। हम जानते हैं कभी कभी सरकार की ऐसी योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं होती है। बिचौलिए मैदान में आ जाते हैं, वो बेचारे के पास पहुंच जाएंगे, उसके साथ चर्चा करेंगे, उसको कहेंगे देखो भाई मैं तुमको ये दिलवाता हूं, इतना बीच में मेरा हो जाएगा, तुम्हें ट्राइसिकल दिलवा दूं, कुछ मेरा हो जाए, तुम्हें हियरिंग एड की कुछ व्यवस्था करूं, कुछ मेरा हो जाए। ये कैंप लगाने का परिणाम ये हुआ है कि बिचौलिए नाम की दुनिया समाप्त हो गई है। ये कभी कभी मुझ पर जो सारी दुनिया का तूफान चलता रहता है ना, सुबह उठो चारों तरफ से मुझ पे हमले चलते रहते हैं, चारों तरफ लगे रहते हैं। उनको लगता है कि मोदी अपना मुंह ये रास्ता छोड़ करके किसी और रास्ते पर आ जाएं, विवादों में पड़ जाएं। लेकिन मेरा तो मंत्र है मेरे देश के दुखियारों की, गरीबों की सेवा करना, और इसलिए मैं विचलित नहीं होता हूं। लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि व्यवस्थाएं ऐसी बदल रही हैं, नट बोल्ट ऐसे टाइट हो रहे हैं, ये बिचौलियों की दुकानें बंद हुई हैं, इसलिए ये परेशानियां हो रही है। हर प्रकार के ऐसे लोग, उनको जरा तकलीफ हो रही है, लेकिन उनकी इस तकलीफ से मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है। अगर मुझे तकलीफ है तो मेरे देश के गरीबों की दुर्दशा से तकलीफ है, बिचौलियों की परेशानी से तकलीफ नहीं है। आज यहां 9000 से अधिक लोगों को इस कैंप के तहत कोई न कोई संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काशी में भी ये काम पूरा हो गया। अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जांच चल रही है, जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, और भी जैसे जैसे चीजें ध्यान में आएगी, मैं शायद आऊं या ना आऊं, लेकिन कार्यक्रम चलता रहेगा, कैंप लगते रहेंगे। के जिलों में भी, भले वो काशी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा, वहां भी इस काम को किया जाएगा और ये व्यवस्थाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यहां छोटे छोटे बच्चों से मिल रहा था, उनके माँ बाप के चेहरे पर मैं चमक देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो बच्चे सुन नहीं पा रहे थे, और सुन नहीं पा रहे थे तो कभी बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही सुनना शुरू हुआ, साथ साथ बोलना भी शुरू हो गया, और करीब करीब हर बच्चे ने मेरे से कोई न कोई बात की। एक दो शब्द हर बच्चा बोला, और उनके मां के मन में इतना आनंद भाव था। अब ये बच्चे जन्म से उनको ये अवस्था मिली है। पिछले दिनों मैंने सार्वजनिक रूप से मेरी मन की बात में एक इच्छा प्रकट की थी
कि क्यों ना हम ये विकलांग शब्द से बदल करके दिव्यांग शब्द उपयोग करें। दुनिया के हर देश में, हर भाषा में इस प्रकार की अवस्था वाले लोगों के लिए नए नए शब्द आए हैं, टर्मिनोलॉजी बदली गई है और लगातार उसमें सुधार होता ही चला जा रहा है। हर कोई नए नए तरीके से इस विषय को रखता है, लेकिन हमारे देश में वर्षों से यही शब्द चल पड़ा था। वैसे अचानक ये शब्द बदलना कठिन होता है। मेरे भी भाषण में बोलते बोलते शायद 5 बार मैं भी वो पुराना शब्द ही प्रयोग कर लूं, क्योंकि आदत लगना अभी समय लगेगा। सरकार को भी नियमों में बदलाव लाना पड़ेगा, काफी कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं, लेकिन क्या हम धीरे धीरे इसको शुरू कर सकते हैं क्या? और इसका बड़ा असर होता है। मान लीजिए कोई हमें मिलता है और परिचय कोई करवाता है कि फलाने फलाने पुजारी है। पुजारी कहने के बाद भी तुरंत हमारा नजर उसके भाल पर जाती है, तिलक वगैरह देखता है, हमारी आंखें तुरंत चली जाती है, देखते हैं पुजारी कहाँ, मतलब माला, भाल पर कोई तिलक वगैरह तुरंत नजर आता है। कोई हमें परिचय करवाता है ये बड़े ज्ञानी है, तो तुरंत हमारे मन में विचार आता है, अच्छा अच्छा किस विषय के ज्ञानी होंगे, उनके ज्ञान को जानने की इच्छा करता है। हमें कोई परिचय करवाता कि पहलवान है, तो तुरंत हमें उसकी भुजाओं पर हम नजर जाती है कि कैसा बड़ा मजबूत आदमी है। वैसे ही कोई अगर विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती है, शरीर का कौन सा हिस्सा दुर्बल है वहां जाती है। मैं ये सोच बदलना चाहता हूं कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है, तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी है। हम लोग आंखों से देखते हैं, आंखों से पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रज्ञा चक्षु उंगली से पढ़ता है। वो ब्रेल ली पर अपनी उंगली घुमाता है और उसको पढ़ लेता है। वो मतलब ये उसका दिव्यांग है, ये दिव्यता दी है ईश्वर ने उसको, उस दिव्यता ने उसे विकसित किया है। और इसलिए जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं, तब जब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है उस तरफ हमारी नजर जाएगी। मुझे यहां राहुल करके एक बच्चा मिला, मंदबुद्धि का है। उसको कंप्यूटर दिया और मैंने देखा कि तुरंत कहां पर कंप्यूटर चालू करना, कैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, तुरंत उसने शुरू कर दिया। अब ये उसके परिवार के लिए एक नई आशा लेकर के आया है, एक नया विश्वास लेकर के आया है। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इन व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारे समाज में ये करोड़ों की तादाद में ऐसे हमारे परिवारजन है, इनकी हमें चिंता करनी है। मैं समाज के नाते भी ये बात अपने दिल से कहना चाहता हूं, खास करके जिन परिवारों में मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे पैदा होते हैं। बहुत कम लोगों को कल्पना होगी
कि उस परिवार में मां बाप का जीवन कैसा होता है। बाहर वालों को अंदाज बहुत कम आता है। अगर परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है, तब उस मां बाप की उम्र तो होती है 25 साल, 30 साल, 35 साल। जीवन के सारे सपने अभी तो पूरे होने बाकी होते हैं, लेकिन 1-2 साल की उम्र होते ही बालक में एक प्रकार की कमी महसूस होती है। आपने देखा होगा उस बालक के मां और बाप, और घर में अगर दादा दादी हैं तो वो सबके सब अपने जीवन के सारे सपनों को समाप्त कर देते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं, अपनी पूरी शक्ति क्षमता जो भी हो उस बालक की सेवा में खपा देते हैं। परिवार में और 2-3 बच्चे होंगे, उसको जितना प्यार देते हैं उससे अनेक गुना प्यार इस बच्चे को वो देते हैं। उनके मन में भाव होता है कि ईश्वर ने हमें एक कसौटी पर कसा है, हम ईश्वर ने जो कसौटी पर कसा है पूरा होगा। लेकिन समाज के नाते हमने सोचना होगा कि जिस परिवार में ईश्वर ने इस प्रकार के बालक को जन्म दिया है, क्या उसी परिवार की यह जिम्मेवारी है? मेरी आत्मा कहती है नहीं। इस परिवार को परमात्मा ने इसलिए चुना है कि शायद उस परिवार पर उसका भरोसा है कि ये इस बच्चे को संभालेंगे। लेकिन समाज के नाते हम सबका दायित्व रहता है कि बालक भले उनकी कोख से पैदा हुआ हो, बालक भले उस घर में पल बढ़ रहा हो, लेकिन समाज की एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है ऐसे बालकों की चिंता करने की। और इसलिए हमारी सरकार इसी मनोभाव से, इसी भूमिका से हमारे इन प्रकार के बालकों की चिंता विशेष रूप से कर रही है। और आप जानकर हैरानी होगी, जब भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद होती है, हमारे बच्चे शारीरिक रूप से औरों की तुलना में न इतनी ऊंचाई होती है, न उतना वजन होता है, उसके बावजूद भी गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। इस प्रकार के बालकों की जो ओलंपिक होती है, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। और मैं हर वर्ष कोशिश करता हूं इस प्रकार के आए हुए बालकों से मिलने का, मेरा लगातार प्रयास रहता है। हमें प्रेरणा देते हैं। वो जब इस प्रकार के विजय प्राप्त करके आते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्होंने देश के लिए क्या पाया है, गर्व से कहते हैं। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि वो जो ट्रॉफी लेकर के आते हैं, जीत करके ट्रॉफी ला करके आते हैं, तो मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं और उनको लगता है कि आपको देना है। मैं उनको कहता हूं नहीं, आप लोग लेकर आए हैं, आपको ले जाना है। तो वो कहते हैं, अपने इशारों में समझाते हैं, ये आपके लिए लाए हैं। जब मैं गुजरात में था, मन को छू जाने वाली घटनाएं घटती थी। ये जो शक्ति है, इसको मैं दिव्यांग के रूप में देखता हूं। ये भारत मां का भी दिव्यांग है। हर बच्चा जिसके जीवन में भाव आया है, वो भी हमारे लिए दिव्यांग है। उस रूप में हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अभी हमने एक महत्वपूर्ण काम उठाया है, सुगम्य भारत। दुनिया में इस विषय में बड़ी जागरूकता से काम हुआ है। हमारे यहां संवेदना होती है, सिंपैथी होती है, रास्ते में कोई जाता है तो मदद करने का लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं विकसित करने का हम लोगों का थोड़ा स्वभाव कम है। और इसलिए हमारे मकान हो, हमारी ट्रेन हो, हमारे बस हो, उसमें ऐसे लोगों को जाना हो तो उनको ऐसी सुविधा मिलती है जैसे हम जैसे शरीर से हर प्रकार से सक्षम लोगों को मिलती है। अब ये कठिनाई है और इसलिए हमने तय किया कि एक माहौल बनाएंगे। नया बिल्डिंग बनेगा, भले
शायद पूरे जीवन भर एक ही व्यक्ति आएगा जिसको ट्राइसिकल में आना पड़ता है, लेकिन हम वहां व्यवस्था विकसित करेंगे, उसको कोई दिक्कत ना होगा ले जाने की विकसित करेंगे। धीरे धीरे हमने आदत डालनी पड़ेगी। इतना बड़ा देश है, ये काम करने में समय लगता है, लेकिन अगर हम शुरुआत करें जैसे अभी सरकार ने शुरू किया है, भाई कम से कम सरकारी भवनों में तो तय करें। अब जितने सरकारी भवन बनेंगे उसमें इस प्रकार के लोग जो होंगे उनके लिए अलग टॉयलेट होगा, अलग उनके पास टॉयलेट का सीट होगा, उनको अंदर आने के लिए अलग रैंप होगा। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे हमें विकसित करनी है। पिछले दिनों एक अभियान के रूप में काम लिया है, हर डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि भाई इतने दिन जो हुआ सो हुआ, अब हम कुछ करें। आप देखिए हर जगह पे उनको अगर विशेष हम प्रायोरिटी देंगे और सब सरकारें भी इस पर ध्यान देंगी, जहां कानूनी बदलाव लाना होगा कानूनी बदलाव लाएंगे, जहां पर नियमों से व्यवस्थाएं बदली जा सकती है नियमों को बदलेंगे। लेकिन ये चीजें करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे और हमने इस बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और आप देखिए जब उसको लगेगा कि हां मेरे लिए भी जाने के लिए अच्छा रास्ता बना हुआ है, उसको महसूस होगा कि हां इस समाज में मेरा भी एक विशेष स्थान है। ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा देगा, वो रोता नहीं है, उसको तो हमसे भी तेज गति से ट्रेन चढ़ जाने की ताकत है उसकी। लेकिन अगर व्यवस्था विकसित होगी तो उसको लगेगा एक समाज मेरे प्रति संवेदनशील है। ये भाव जगाने का प्रयास और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है। आने वाले दिनों में इन सारी चीजों का उपयोग मैं समझता हूं एक नई क्षमता पैदा करने के लिए, एक नया विश्वास पैदा करने के लिए, एक नया सामर्थ्य पैदा करने के लिए होती रहेगी। मैं फिर एक बार श्रीमान गहलोत जी को, कृष्णपाल जी को, सांपला जी को, क्योंकि तीनों हमारे मंत्री इस विभाग को देखते हैं, जिस लगन के साथ इस काम को वो एक भक्तिपूर्वक कर रहे हैं। और आज मेरे काशी क्षेत्र के लिए जिन्होंने मुझे चुन करके भेजा है, उनके लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की, लगातार आप लोग यहाँ आए और हमारे इन सारे भाई बहनों को आपने जो व्यवस्था पहुंचाई है, इसलिए मैं विशेष रूप से हमारे इन तीनों मंत्रियों का भी अभिनंदन करता हूं, उनके विभाग के अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस ठंड के बावजूद भी इस काम को आगे बढ़ाया। जो मेरे दिव्यांग भाई बहन यहां आए हैं, बहुत लोग हैं जो शायद मुझे सुन पाते होंगे लेकिन देख नहीं पाते होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो मुझे शायद देख पाते होंगे लेकिन सुन नहीं पाते होंगे। उसके बावजूद भी मेरे इस मनोभाव को उन तक पहुंचाने की आज व्यवस्था तो की है, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी से कम नहीं हैं और हम होंगे कामयाब। इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, हम सबके संकल्पों को बल देने के लिए। अब हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा से कि कृपया आभार प्रकट करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी, आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, सम्माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, सम्माननीय विजय सांपला जी, मंच श्रीमान बलराम यादव जी, मंच के सभी सम्मानित महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित काशी के सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों, मित्रों तथा दिव्यांग भाइयों बहनों, ये निश्चित रूप से आज एक नया इतिहास काशी में प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा गया है कि सर्व विद्या की राजधानी काशी
और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मैं दिव्यांग वाली बातों में इतना डूब गया था कि आज जो एक और प्रोजेक्ट हुआ है जिसका उल्लेख करना मेरे से छूट गया। मैं विशेष करके रेल विभाग से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये महामना एक्सप्रेस पूरे देश में उसकी चर्चा होने वाली है। और अब वाराणसी वाया लखनऊ दिल्ली तेज गति से पहुंचना, कुछ बीच में एक पैच था जहां पर डीजल वाली व्यवस्था थी, वो भी अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो स्पीड भी बढ़ेगी, सुरक्षा तो बढ़नी है, सुविधा भी बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में ये मॉडल और भी जगह पे कैसे रिप्लिका किया जाए, उस दिशा में भी प्रयास होने वाला है। और महामना कहते ही सारे देश को एक गौरव भाव महसूस होता है। उनके नाम से जोड़ करके इस महामना एक्सप्रेस को प्रारंभ कर रहे हैं। मनोज जी, आपको धन्यवाद तो करने ही वाले हैं, लेकिन मुझे मेरे दिव्यांग का ऐसा इमोशनल भाव था तो मेरा ये छूट गया रेलवे वाला। लेकिन मैं आज इसके लिए भी रेलवे विभाग को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि मेरे काशी से ये महामना एक्सप्रेस का आज प्रारंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मुरादाबाद से गाजियाबाद का जो सेक्शन था उसका विद्युतीकरण नहीं हो सका था। अब आज ये पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से वाराणसी लखनऊ होते हुए सीधे दिल्ली तक जाएगी। मैं समझता हूँ यह भी आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। मित्रों, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं भारत सरकार की आती थीं, 2 जनपदों तक सीमित रह जाती थी, रायबरेली और अमेठी। ये अनेक वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि भारत सरकार की योजनाएं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पहुंचने लगी हैं। मैं खास तौर से रेल का जिक्र करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का रेल नेटवर्क प्रधानमंत्री जी के वाराणसी से चुने जाने के बाद निश्चित रूप से देश के सबसे बेहतर नेटवर्क में तब्दील होने जा रहा है। और जो काम अभी हाल में पूरा हुआ है, वाराणसी जंघई होते हुए इलाहाबाद का विद्युतीकरण, छपरा बलिया गाजीपुर वाराणसी का दोहरीकरण और विद्युतीकरण काम तेजी से चल रहा है। वाराणसी माधो सिंह इलाहाबाद का दोहरीकरण ये भी कार्य शुरू हो गया है। वाराणसी कैंट मड़ुआडीह वाराणसी सिटी के स्टेशनों पर जो काम हुआ है आप सब जानते हैं। और शायद प्रधानमंत्री जी ने महामना एक्सप्रेस के प्रति इतना भाव विभोर हो गए कि डीएलडब्ल्यू का जिक्र नहीं कर सके। अब डीएलडब्ल्यू एक ऐसा कारखाना होगा जहां अभी डीजल लोकोमोटिव बनता था, अब डुअल मोड का लोकोमोटिव 5 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बन रहा है, जो बिजली से भी चलेगा और आने वाले दिनों में उसे और भी बढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था रेलवे को कि अगर यहाँ डीजल लोकोमोटिव बनता है तो इलेक्ट्रिक लोको क्यों नहीं बन सकता। उस दिशा में भी रेल ने काफ़ी कदम आगे बढ़ाया है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि डीएलडब्ल्यू ऐसा एक कारखाना होगा जो जहां दोनों प्रकार के इंजन बनेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आप हृदय से आभार व्यक्त उनका करना चाहता हूं, माननीय थावरचंद गहलोत जी को, माननीय कलराज मिश्रा जी को, विजय सांपला जी को, कृष्णपाल गुर्जर जी को, बलराम यादव जी को और सभी अधिकारियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग करके कार्यक्रम को भव्यता दी और सफल बनाने में सहयोग किया। और आप सबके प्रति भी भारतीय रेल की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सब आए, इस कार्यक्रम में शरीक हुए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री मनोज सिन्हा। वाराणसी की पावन धरा युगों युगों से गर्वित है, अब हर्षित भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में भारत भी गर्व करता है अपने नेतृत्व पर। ये भारत, इसको ये गौरव देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक अपने स्थान पर ही रहें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत को ये गर्व देने के लिए, काशी को